और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। भूकंप के झटके आधी रात को 1:11 के आसपास महसूस किए गए और अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन रविवार को अचानक यूक्रेन पहुंच गई और यहां उन्होंने यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्का से मुलाकात की। जेलेंस्का और जिल की मुलाकात उजहोर्द कस्बे में हुई है और फरवरी में रूसी हमले के बाद जेलेंस्का पहली बार नजर आई है। इस मुलाकात के बाद ओलेना जेलेंस्का ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी का यूक्रेन आना काफी महत्वपूर्ण है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और ओलेना जेलेंस्का के साथ जिल बाइडेन को आप इस वक्त देख रहे हैं। अचानक बिना किसी घोषणा के जिल बाइडेन यहां पर पहुंची और यूक्रेन की यात्रा पर वो पहुंची और खुद जेलेंस्का ने कहा कि उनका यहां आना बेहद महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच कीव से निकल चुके विदेशी राजनयिकों का वापस लौटना शुरू हो गया है और राजधानी कीव में अमेरिकन दूतावास में कुछ अधिकारी वापस लौटे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि कीव के दूतावास में अधिकारियों का लौटना रूस की असफलता को दिखाता है। और इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन पहुंच गए। कनाडा के पीएम ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कनाडा के दूतावास पर अपने देश का झंडा फहराया। इसके साथ ही उन्होंने कीव और इरपिन के तबाह इलाके का दौरा भी किया। रूस के हमले से तबाह हुई जगहों को भी देखा। तस्वीरें भी आप देखिए, ये कनाडा की एम्बेसी है वहां यूक्रेन में कीव में जो मौजूद है और वहां पर कनाडा के पीएम अचानक पहुंच गए जस्टिन ट्रूडो, जिसके बाद उन्होंने कनाडा की इस एम्बेसी में जाकर वहां पर कनाडा का झंडा भी फहराया और एक तरीके से समर्थन देने की कोशिश की यूक्रेन को। और 74 दिनों से चल रहे इस महायुद्ध के लिए आज का दिन बेहद खास और अहम है। आज पुतिन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के इस युद्ध में जेलेंस्की पुतिन से 2 कदम आगे ही रहे हैं। बदलती है तो जंग के तरीके भी बदल जाते हैं। इतिहास में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, हर युद्ध में जीत के लिए क्रेडिट हथियारों को भी दिया गया है। और यूक्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। लेकिन इन हथियारों में भी सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है ड्रोन और तोप का खतरनाक कॉम्बिनेशन। दुनिया इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को स्टडी कर रही है और निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया है कि ड्रोन और तोप का सही तालमेल जंग में यूक्रेन को जीत दिला सकता है। ड्रोन और आर्टिलरी को लेकर दुनिया भर में क्या छप रहा है, कैसे ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, आपको आगे हम बताने वाले हैं। आज हम आपको ले चलेंगे यूक्रेन के अंदर खार्किव की एक तबाह इमारत की छत पर, जहां से उड़ाए जा रहे हैं खतरनाक ड्रोन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रोन कैसे कोहराम मचा रहा है। और बात होगी इस विशाल प्रतिमा की। देखिए, ये एक ऐतिहासिक प्रतिमा जो आज से 300 साल पहले पैदा हुए यूक्रेन के एक फिलोसोफर की है। आखिर इस फिलोसोफर से पुतिन की क्या दुश्मनी है? रूस की आर्मी ने यहाँ क्यों हमला किया और जेलेंस्की क्यों इस मूर्ति पर हमले के बाद तड़प उठे हैं? क्या है इस प्रतिमा का रहस्य?
इस प्रतिमा की तरह यूक्रेन भी लगातार अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ रात दिन मेहनत करके यूक्रेन के लोग फैक्ट्रियों के अंदर हथियार बना रहे हैं और महिलाएं यूक्रेन की सेना के लिए कवच का निर्माण कर रही हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की कई दशकों तक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और ज़ेलेंस्की ने अभी तक की लड़ाई में तोप और ड्रोन के ऐसे घातक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है जिसने रूसी सेना को परेशान कर दिया है, और उसमें भी ड्रोन का ज्यादा घातक साबित हो रहा है जो रेकी के साथ ही टारगेट को तबाह भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें पुतिन का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या है ये एप्लीकेशन जिसकी वजह से पुतिन निशाने पर हैं? लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के उस खतरनाक तोपखाने की जिसने रूसी काफिले की धज्जियां उड़ाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी है। तोप का गोला जब जंग के मैदान में गिरता है तो उसका प्रहार इतना घातक होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। जिस सेना ने तोप का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख लिया, उस सेना को हराना नामुमकिन होता है। और अब यूक्रेन ने इन तोपों के साथ एक नया प्रयोग किया है। निशाना लगाने के लिए यूक्रेन की आर्मी ड्रोन का उपयोग कर रही है। दरअसल यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोन्स हैं। यूक्रेन के सैनिक इन ड्रोन्स को दुश्मन रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ छोड़ रहे हैं। फिर ड्रोन से कैद की गई तस्वीरों को लाइव अपने मॉनिटर सिस्टम पर देख रहे हैं और फिर तोप का ऐसा जबरदस्त निशाना लगा रहे हैं कि दुश्मनों के परखचे उड़ रहे हैं। और पूर्वी यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उसे छुड़ाने के लिए यूक्रेन लगातार जंग के मैदान में दो हाथ कर रहा है, और उसमें उसकी मदद यूक्रेन की सेना की भारी तोपें कर रही हैं। और अब दूसरे देशों से मिल रही मदद ने यूक्रेन को फ्रंट फुट पर ला दिया है। ज्यादातर रूस का काफिला यूक्रेन की सड़कों का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के सैनिक बहुत आसानी से रूसियों को ट्रैक कर पा रहे हैं। यूक्रेन ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे हैं। तुर्की के TB2 यानी कि बेरे कतार ड्रोन 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे जिन्होंने रूस की नाक में दम कर दिया था। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन्स दिए हैं जो कामिकाजे ड्रोन्स कहे जाते हैं। ऐसे सैकड़ों ड्रोन्स की सप्लाई अमेरिका यूक्रेन को लगातार कर रहा है। पहले अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलें मुहैया करवाई थी। इन एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के टैंकों पर हमला करके रूसी सेना के काफिले की रफ्तार को ही धीमा कर दिया था। लेकिन एक एंटी टैंक मिसाइल सिर्फ एक टैंक को ही तबाह कर सकती है। टैंक के आसपास रहने वाले दुश्मन के बाकी सैनिक भागकर जान बचा लेते हैं। लेकिन तोप का गोला जहां पड़ता है वहां सब कुछ स्वाहा हो जाता है, आग में जलकर राख बन जाता है। इसीलिए दुश्मनों को जान से मारने के लिए यूक्रेन को भारी तोपों की जरूरत थी जिसका गोला दुश्मन के परखचे उड़ा दे। और इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को M77 हॉवित्जर तोपों की सप्लाई शुरू की है।
इसके अलावा जर्मनी ने भी अपनी तरफ से यूक्रेन को 7 भारी तोपें दी हैं। और तोप और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो तो रही है, लेकिन रूसी सेना के हमलों में उसकी विरासत को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के कब्जे में मौजूद पूर्वी यूक्रेन के इलाके को अगर कोई हथियार यूक्रेन को वापस दिला सकता है तो वो है यही भारी तोपें। और ये क्षमता होवित्जर तोपों में है। ये वीडियो देखिए। अमेरिका की इस तोप के पुर्जे को कैसे असेंबल किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3, हमला नंबर 4, हमला नंबर 5। और अब रूस इन्हीं हैवी आर्टिलरी का निशाना बन रहा है। इस तोप की रेंज 30 किलोमीटर तक है, यानी इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को 18 155 mm होवित्जर तोप और लगभग 40,000 राउंड आर्टिलरी भेज रहा है। दरअसल 2014 में जब क्राइमिया का युद्ध हुआ था तब यूक्रेन तोपखाने में ही मात खा गया। यूक्रेन के पास पहले पुरानी तोपें थी। ये तोपें रूसी तोपों का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन अब साल 2022 में हालात बदल गए हैं और यूक्रेन की तोपों के गोले गरज रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका ने जो ट्रेनिंग दी है उसका असर जंग के मैदान में साफ तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका से आई होवित्जर तोपों से निशाना लगाने में यूक्रेनी सैनिक अपना लोहा मनवा रहे हैं। और तोप और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को काफी हद तक रोकने में कामयाब तो हो रही है, लेकिन रूसी सेना के हमलों में उसकी विरासत को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए खार्किव के अपार्टमेंट्स की छतों का भी इस्तेमाल हो रहा है। Это очень важно, очень много решает. Если он летит против ветра, тратит больше аккумулятора. Следы колески. Я сначала проверю старое, стоит ли. Ну так лучше не летит, потому что можно видеть. यूक्रेन के गांवों के चप्पे चप्पे पर इन ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। Ведем разведывательную деятельность вот с этой высотки. Наша цель — это село Циркуны. Нужно найти скопление техники, живой силы. Было бы шикарно найти сегодня ихний штаб. Наметки есть. यूक्रेनी आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन यूक्रेन को कोई ना कोई ऐसा घाव हर दिन जरूर देते हैं जिससे जेलेंस्की भी तड़प उठते हैं। ऐसा ही एक और घाव खार्किव के अंदर पुतिन ने यूक्रेन को दिया है। पुतिन की एक मिसाइल ने यूक्रेन की संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखने वाले संग्रहालय को जलाकर राख कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए। एक यूक्रेनी संग्रहालय को पुतिन की आर्मी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अब इस तबाही की नई तस्वीर भी नजर आ रही है। देखिए इस संग्रहालय की जली हुई किताबें, संग्रहालय में मौजूद प्राचीन संगीत यंत्रों के अवशेष। ये संग्रहालय पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से यूक्रेन के लोगों ने एक मूर्ति को बाहर निकाला है। ये मूर्ति यूक्रेन के एक कवि की है, जिसके हाथ में एक किताब है। यूक्रेन के लोगों ने इस मूर्ति को बाहर निकालकर खड़ा किया और फिर आंसू बहाए। जिसकी ये प्रतिमा है, उसकी असली तस्वीर ये है। दरअसल इस यूक्रेनी कवि और फिलोसोफर स्कोवोरोडा से यूक्रेन के लोग बहुत प्यार करते हैं। रूस और यूक्रेन के संबंधों पर इस कवि ने कविताएं लिखी थी, साहित्य की रचना की थी। यूक्रेन की संस्कृति को इस कवि ने अपनी कलम से उकेरा था। और क्या इसीलिए ये कवि भी अब रूस के गुस्से की वजह बन गया?
क्यों इस संग्रहालय पर हमला हुआ? खुद जेलेंस्की ने पूरी कहानी बयां की है। Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди в Харківській області. Ракету, щоб знищити музей. Музей філософа і поета, який жив у 18 столітті, який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії. І музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист. और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जितनी जरूरत हथियारों और गोला बारूद की होती है, उससे कहीं ज्यादा सैनिकों का जज्बा काम आता है। और उसी जज्बे को कायम रखने के लिए जेलेंस्की ने मोबाइल ऐप का सहारा लिया है। शायद इसीलिए पुतिन के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हर मिनट यूक्रेन में मारे जा रहे रूसी फौज के जवानों के डिटेल्स दिए जा रहे हैं। पुतिन का मजाक बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का नाम रूस के युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। इस तरह की घटनाओं से एक बात और साफ होती है, और वो ये कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल अब भी बहुत ऊंचा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के लोग लगातार हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। दिन रात 24 घंटे यूक्रेन के अंदर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जेलेंस्की को भी ये पता नहीं कि आखिर कब तक ये जंग चलने वाली है। इसीलिए लगातार हथियारों का निर्माण किया जा रहा है और इस काम में यूक्रेन के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने ये भी सोच लिया है कि बिना लड़े मरने से बेहतर है लड़कर मरना। यहीं एक बंकर में काम करने वाली ओलेना, जो कि फैशन डिजाइनर थी, अब यूक्रेनी सैनिकों के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रही हैं। Я дизайнер одежды. Иногда делаю помещений. В общем, творческий человек, очень творческий, наверное. А когда пришла сюда, сказала, давайте мне любую задачу, я попробую ее решать. Мне сказали, можешь разработать разгрузку? Я слова такого не знала. Я говорю, покажите хоть что это. На картинках посмотрела в интернете. Все, потом мне сказали, надо вот так, но не так, потому что чуть-чуть тут размер не так, здесь не так. И, в общем, я сделала, сказали, хорошо получилось, а броник можешь? यूक्रेन जिस तरह लंबे युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, पुतिन की मुश्किलें इससे और बढ़ सकती हैं। और वहीं रूसी सेना ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन की सेना के एक जंगी जहाज को तबाह करने का दावा भी किया है। यह हमला किस इलाके में हुआ, इसका अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सबूत के तौर पर रूस की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल दागती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें कोस्टल मिसाइल सिस्टम से दागे जाने के बाद वो मिसाइल आग उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। रूस की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। पुल से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता दिखा, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। और असनी तूफान को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी हुआ। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान असनी की रफ्तार और तेज हो गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही इन दोनों राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में एक स्टील फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर वहां काम करने वाले लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में 19 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी यूनियन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वहां पुलिस को तैनात कर दिया गया।
बिहार के गोपालगंज में पुरानी रंजिश में बीच सड़क पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और उधर रूसी सेना का एक टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन का, या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया और रूसी फौज के लिए लैंडमाइन किस इलाके में लगाया गया था इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी जरूर किया गया है। और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरे बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकी मार दिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के करेरी इलाके में सुरक्षा बल ने एजाज अहमद नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल भी मिली है। हरियाणा के फरीदाबाद में खुले सीवर में गिरने से हुई एक आदमी की मौत के मामले में पुलिस ने नगर निगम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। पिछले महीने हरीश वर्मा नाम के एक आदमी की सीवर में गिरने से मौत हो गई थी। और इस बीच जंग के 75वें दिन जापोरिजिया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक टैंक को तबाह करने का दावा किया है और यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें जापोरिजिया के एक इलाके में रूसी सेना का टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन की लॉन्ड्री में आग लगने से लाखों के चादर और दूसरे सामान जलकर राख हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के कानपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां वहां पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बिहार के मुंगेर में सड़क पर चलती गाड़ी अचानक आग के लपटों में गिर गई। देखते ही देखते सड़क पर गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि गाड़ी में सवार लोगों ने वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा ली। रूस यूक्रेन की जंग अभी चल रही है। वहीं यूक्रेन के एक इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर दिया और रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखाई दी। इस हमले का वीडियो जो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा नजर आया। इस दौरान उसके पंखे तेजी से घूमते हुए दिखाई दिए। मतलब ये कि कुछ देर पहले वो आसमान से जमीन पर उतरा था और कुछ पलों के अंदर ही वो वहां से उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्ताश TB2 से उस पर बम गिरा दिया। हेलीकॉप्टर पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता हुआ नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने सैनिकों की मौत हुई। और गृह मंत्री अमित शाह आज से असम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। आज से गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, जहां वो BSF बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। इसके बाद वो 10 मई को वहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलेंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि वो पंजाब की अर्थव्यवस्था में सुधार से जुड़े पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने उनसे पल्स अस्पताल में किए गए निवेश से जुड़े कई सवाल पूछे।
और राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस रविवार को एक बार फिर अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची और बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मी अमन चोपड़ा की सोसाइटी पहुंचे। इससे पहले शनिवार को भी अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंची पुलिस ने कई जगह तलाशी ली और उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। राजस्थान हाईकोर्ट अमन चोपड़ा पर दर्ज 3 केस में से 2 में पहले ही राहत दे चुकी है और तीसरे मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त राजस्थान पुलिस वहां अमन चोपड़ा के आवास के बाहर पहुंची। हालांकि ऑलरेडी पहले से ही स्टे लगा दिया गया है अरेस्ट पर। 2 केसों को लेकर अमन चोपड़ा को बड़ी राहत यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से मिली जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस शनिवार को भी अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंची, पूछताछ की और साथ कल रविवार को भी एक बार फिर से अमन चोपड़ा के आवास के बाहर राजस्थान पुलिस पहुंची और अमन चोपड़ा की सोसाइटी पहुंची राजस्थान पुलिस से। जब नेटवर्क 18 ने सवाल किया तब वो सफाई देते नजर आए। कल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? हमारी जो भी अधिकारी है उनसे आप बात करें सर। अच्छा, ठीक है ना। वो सर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया, वो जो हमारे अधिकारी आ रखे हैं उनसे आप बात करें सर। अच्छा जो सर, भी लेकिन अधिकारी है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना किया कि नहीं? सारा इन्फॉर्म है सर। सारी नहीं, आज की कार्यवाही में लोकल पुलिस सारी पहुंची थी, आपको कहा कि पहले सारी थाने में लीगलिटी इन्फॉर्म से करना। काम हो रहा है और बाकी बाइट देनी है हमारे अधिकारी उनसे आप लें प्लीज। और अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर को वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने गलत बताया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा को परेशान कर रही है। आमतौर पे पुलिस जर्नलिस्ट और वकीलों के विरुद्ध केस नहीं बनाती है। उनका एक कारण है कि वो अपना जो उनकी ड्यूटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगर एक जर्नलिस्ट चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसका एक नज़रिया है, उसका एक व्यू पॉइंट है। वो व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से सहमत हो या ना हो, पर यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में राजस्थान सरकार पर हमला बोला और कहा मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जिस तरह से व्यवहार किया गया है अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर, 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कॉर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पत्रकारों को परेशान करने का काम कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने डेरा जमाए हुआ है और सवाल ये है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मामलों के अंदर स्टे दे दिया, उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। पुनिया साहब, क्या कहेंगे कि राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरे जमा दिया? मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति करती है। उनके विधायकों के विधायक पुत्रों के दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन इतनी सक्रिय राजस्थान की पुलिस कभी नहीं हुई। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी इस तरीके से और लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होना, तो मुझे लगता है कि जिस विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति अशोक गहलोत की सरकार कर रही है उसकी एक मिसाल है। मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरीके से प्रतिबंधित करके वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे किसी एक पूर्व विधायक ने प्रियंका गांधी जी को कानून व्यवस्था को लेकर एक टिकट उनको टैग करी, उसकी परिणति ये हुई कि आज भी वो जेल में है। तो ये एक वानगी है। अमन चोपड़ा तो केवल एक उस तरीके का एग्जाम्पल है जो सरकार के खिलाफ अपनी सही और सटीक बात को रखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार शायद सुनना नहीं चाहती या बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो उसी की प्रैक्टिस का ही नतीजा है ये। तो मैं इसकी निंदा भी करता हूँ।